अब अपन देखते हैं अंतरिक्ष खोज, यानी किस तरह से अपन अंतरिक्ष के बारे में विभिन्न जानकारियां हैं वो जुटा सकते हैं। तो इसका एक इतिहास है कि सबसे पहले संसार में किन लोगों ने अंतरिक्ष के बारे में जानकारी है वो जुटानी शुरू की। देखो, शुरुआत में जो भी प्राचीन मानव, आदि मानव था, वो खगोलीय पिंडों को सिर्फ निरीक्षण यानी नई नई चीजें देख के और उसके बारे में अचंभा व्यक्त करने के हिसाब से देखता था। जैसे तारे किस दिशा में है, तारों की आकृतियां क्या है, इस तरह से सिर्फ निरीक्षणकर्ता के रूप में था। सबसे पहले खगोल शास्त्र का जो सबूत मिलता है वो ईसा से 2500 वर्ष पहले वो होता है। जैसे मिस्र के अंदर गीजा के पिरामिड बनते हैं, उन पिरामिड के ऊपर देखते हैं तो त्रिभुज के शेप की जो शक्ल है, वो त्रिभुज का जो तिकोना भाग है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव के तारे यानी ध्रुव तारे के बिल्कुल सामने होता था। यानी उन लोगों को मालूम था कि इस पिरामिड की आकृति कैसी बनाई जाए, तारों के साथ में इनका क्या संबंध होगा, तारे किस तरह से गति करते हैं, ये सब चीजें मिस्र वासियों को उस समय में ज्ञात थी। उसके बाद में ईसा से 4वीं शताब्दी पहले सबसे पहले चीन के लोगों ने तारों के बारे में गिनती यानी तारों की तालिका ऐसे तैयार की कि तारे किस किस दिशा में हैं, कैसी कैसी आकृतियां बनाते हैं, किस तरह से उनको राशियों में विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं भारत के प्राचीन साइंटिस्ट। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट। देखो, आर्यभट्ट ने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, एक का नाम है दशगीतिका, दूसरे का नाम है आर्यभट्टम। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ में ज्योतिषी और गणित के ज्ञाता भी थे। गणित में उन्होंने त्रिभुज है, वर्ग है, घन है, इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करना यानी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसका भी ज्ञान बताया। और उन्होंने एक तरह से पृथ्वी की परिधि का माप कितना हो सकता है, मोटा मोटी तौर पे उन्होंने 24,835 मील ये उन्होंने परिधि बताई। लेकिन वास्तव में बाद में वैज्ञानिकों ने नापी तो वो निकली 24,901, यानी जो आर्यभट्ट ने बताई थी उसके लगभग बराबर, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक यूरोप के साइंटिस्ट थे एरेटोस्थेनेज, इन्होंने भी सबसे पहले पृथ्वी के जो परिधि यानी जो घेरा कितना हो सकता है उसके बारे में बताया था। देखो, आर्यभट्ट इतने महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, इसलिए भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो 1975 में रूस के बेकानूर से छोड़ा गया था, कॉस्मोस 3M नाम के यात्री उस प्रक्षेपण यान से, तो जो हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। इस तरह से आर्यभट्ट का हमारे खगोल शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री है वराहमिहिर। अब वराहमिहिर ने ये बताया कि पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, घूमती है, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं पंच सिद्धांतिका। अब पंच सिद्धांतिका, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आपस में ग्रह और ये गतियां करते हैं, वो भी वराहमिहिर भी ज्योतिषी के ज्ञाता थे। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है जिनका नाम है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय ने 36 साल की उम्र के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणिका। ये एक महत्वपूर्ण किताब लिखी और उन्होंने भी ज्योतिषी, खगोल और गणित इन सब के बारे में बताया और ये भी कहा कि पृथ्वी है वो गोल है। इस तरह से भारत के कुछ महत्वपूर्ण ये खगोल शास्त्री थे। अब अपन देखते हैं कि जो अंतरिक्ष है इसके बारे में नई नई जानकारी अगर आपको जुटानी है तो आपके पास में क्या क्या साधन होने चाहिए, यानी अंतरिक्ष की जानकारी जुटाने के जो आपके पास साधन है, जैसे दूरबीन। अब दूरबीन सबसे पहले हॉलैंड जिसको बोलते हैं द नीदरलैंड, वहां के एक जो खगोल शास्त्री जिसका नाम है लिप्सी, ये लिप्सी ने सबसे पहले बनाई थी लेकिन उसका उपयोग कोई काम खास नहीं ले पाए। इसके बाद में जो खगोलीय पिंड देखने के लिए जो दूरबीन बनाई थी, टेलीस्कोप, वो बनाई थी सबसे पहले गैलीलियो ने और वर्ष था 1610। ये गैलीलियो की जो दूरबीन थी उससे अंतरिक्ष के विभिन्न खगोलीय पिंड है उनके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी है वो जुटाई जाने लगी। ऐसी अपन देखते हैं कई सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी सूर्य के ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेधशालाएं बनाई हुई है।
इसी तरह की एक टेलीस्कोप है राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक फतेह सागर झील है। उस झील के अंदर एक टेलीस्कोप लगी हुई है जिसका नाम है मस्त। इस मस्त का फुल फॉर्म होता है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है वो सूर्य के ज्ञान यानी सूर्य की सतह के ऊपर किस तरह से लपटें उठती है, सूर्य का तापक्रम कैसे है, किस तरह से बदलती है, तो सूर्य का व्यवहार जानने के लिए ये मस्त यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है वो फतेह सागर झील के टापू में लगी हुई है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अपन वेधशालाएं या ऑब्जर्वेटरी, यानी कुछ इस तरह का सेटअप किया होता है जिससे तारे, नक्षत्र, सूर्य, सब तारीख है, समय है, इन सब का अध्ययन करें तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला। तो वेधशाला भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो वेधशाला है वो राजस्थान के जयपुर, इसके महाराजा हुए थे जय सिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर नगर बसाया। उन्होंने ही वेधशालाएं हैं वो बनाई। उन्होंने सबसे पहली वेधशाला है वो 1724 के अंदर दिल्ली में स्थापित की। उसके 10 साल बाद में यानी 1734 में उन्होंने जयपुर में वेधशाला बनाई और उसके बाद में उन्होंने टोटल 5 वेधशालाएं बनाई, जिसको याद करने के लिए आपको ये एक शब्द याद रखना है, डंब। डंब का मतलब क्या होता है? बहरा। यानी इस डंब का मतलब है दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस। जयपुर वाली अपने को मालूम है, जयपुर की जो जंतर मंतर में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में ये ध्यान में रखना है कि यूनेस्को ने इसको विश्व की यूनेस्को धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। तो दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस और 5वीं होगी जयपुर। इस तरह से 5 वेधशालाएं हैं वो जय सिंह द्वितीय ने बनाई। अब इसके अलावा जय सिंह द्वितीय ने इन वेधशालाओं के अलावा कुछ यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट बनाए। अब इन इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको रखना है जय श्री राम। जय श्री राम। इस जय श्री राम का मतलब है, एक तो है जय प्रकाश नाम का यंत्र, दूसरा है सम्राट यंत्र और तीसरा है राम यंत्र। यानी ये 3 यंत्र हो गए, जय प्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र और राम यंत्र। तो ये 3 यंत्र है वो जय सिंह द्वितीय ने बनाए थे ताकि विभिन्न प्रकार के जो भी खगोलीय घटना है उनका अध्ययन कर सकें। इस तरह से अपन ने 2 साधन देखे, एक का तो नाम था टेलीस्कोप और दूसरा है वेधशाला। अब इसके बाद देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। यानी एक तो उपग्रह होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जैसे चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मनुष्य ने यानी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे उपग्रह बनाए जिनको अंतरिक्ष में छोड़ने से उसके जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसके अंदर लगे हुए जो शक्तिशाली कैमरे हैं वो लगातार सूचनाएं फोटो खींच के और लेबोरेटरी के अंदर भेजते रहते हैं। देखिए, इसको भेजने के लिए कुछ न कुछ चीजें ऐसी हमें ज्ञात होनी चाहिए ताकि इन उपग्रहों का प्रक्षेपण है वो सफलतापूर्वक किया जा सके। इसकी जानकारी में एक शब्द आता है पलायन वेग। देखो, पलायन का मतलब होता है एक स्थान से ऐसे दूसरी जगह चले जाना कि आप वापस नहीं आ सको, इसलिए इंसान के बारे में कहते हैं कि वो यहां से पलायन कर गए। ठीक उसी तरह से कोई भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, देखो पृथ्वी क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, आप कितना ही ऊपर फेंको वापस नीचे आ जाता है। यदि आपको कोई चीज को ऐसी ताकत लगा के और ऐसे फेंकें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर चली जाए और वापस कभी नहीं आए, तो ऐसे वेग को कहते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। इस एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है वो मैं लिख रहा हूं 11.2 किलोमीटर आगे जो प्रति, वो आपको ध्यान में रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति सेकंड।
यानी आपको 1 सेकंड में इतना ताकत लगानी है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे तो वापस कभी नहीं आएगी। इस तरह से कुछ चीजें, कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं कृत्रिम जिसको इस वेग से ऊपर फेंकते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि हमें जो भी उपग्रह है वो 6400 से लेकर और 36,000 किलोमीटर यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के भीतर ही और पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगवाने के लिए ऊपर भेजने पड़ते हैं। तो पलायन वेग तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, यानी वैज्ञानिक क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा कम वेग देते हैं जिसको बोलते हैं प्रक्षेपण वेग। प्रक्षेपण वेग सामान्यतः कितना हो कि उपग्रह है वो 6400 से लेकर और 3600 किलोमीटर तक ऊपर जाके और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहे। तो ये सामान्यतः होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी इतना वेग का झटका देंगे तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं हमने कि इस तरह से ये सिद्धांतों के आधार पे हम उपग्रह है वो प्रक्षेपित करते हैं। दुनिया में सबसे पहला उपग्रह किसने छोड़ा, तो सबसे पहला उपग्रह है वो सोवियत रूस, जो वर्तमान में 15 टुकड़ों में टूट चुका है। उसने 1957 के अंदर सबसे पहला उपग्रह छोड़ा और उस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। उसके जस्ट बाद में ही 1958 के अंदर उन्होंने एक उपग्रह के अंदर एक लाइका नाम की कुतिया उसको भेजने का प्रयोग किया, लेकिन वो प्रयोग है वो असफल रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि 1961 के अंदर 1961 में अमेरिका यानी यूएसए, सोवियत अमेरिका ने क्या किया, 3 जनों को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा। उसमें जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम था अपोलो, और जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाके और कदम रखा उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसके बाद अपन देखते हैं कि सोवियत रूस ने वापिस कुछ ऐसे स्टेप उठाए कि कुछ और वैज्ञानिकों को भेजा। ये एक अंतरिक्ष यान भेजा 1969 के अंदर। उस अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्तोक। वोस्तोक के अंदर यूरी गागरिन और 3 जनों को भेजा। तो यानी रूस की तरफ से यूरी गागरिन है वो अंतरिक्ष में गए। अब इसी तरह से भारत के कुछ वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में गए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है जिनका नाम है राकेश शर्मा। देखिए राकेश शर्मा है वो, उनका जन्म है वो पटियाला के अंदर 1949 के अंदर हुआ था। वो अंतरिक्ष में कब गए, वो अंतरिक्ष में जाते हैं 1984 में, यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु से ठीक पहले। और उसी समय में अंतरिक्ष में जाके और वो बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंदिरा गांधी से बात करते हैं। इसके बाद में 1961 में जन्मी हमारी कल्पना चावला, करनाल में उनका जन्म हुआ था और वो 2003 में अंतरिक्ष में जाती है। और जैसे ही उनकी शटल वापस आती है तो उनके साथ में उनके अलावा 6 और लोग थे और वो शटल यानी अंतरिक्ष यान है वो घर्षण से खत्म हो जाता है। उसके साथ में उन 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये कल्पना चावला के अलावा गुजरात के अंदर जन्मी सुनीता विलियम्स, इन्होंने भी अंतरिक्ष के अंदर जो कई प्रयोग किए और अंतरिक्ष में रही। देखिए राकेश शर्मा है वो कौन से प्रक्षेपण यान से जाते हैं, तो इसका आंसर है सोयूज 11 से जाते हैं और वहां पर अंतरिक्ष में 8 दिन रहते हैं। अंतरिक्ष में जिस स्टेशन में रहते हैं जिसका नाम है सोयूज 7। इस तरह से 8 दिन सोयूज 7 में रह के और राकेश शर्मा है वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब देखते हैं भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है इसरो। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये आज जो वर्तमान में इसरो है इसकी शुरुआत है 1962 में परमाणु ऊर्जा आयोग नाम के विभाग से हुई थी, लेकिन बाद में इसको 1969 यानी 1969 में इसका नाम है वो इसरो अलग किया। यानी इसरो 1969 से लेकर आज तक काम कर रही है।
विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट है वो छोड़े जाते हैं। चाहे सैटेलाइट में क्या होता है, एक तो व्हीकल होना चाहिए, यानी व्हीकल, और ऊपर जाके और फिर कैमरे हैं वो पृथ्वी के किसी कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये सैटेलाइट क्या काम करेंगे? एडुसेट है यानी एजुकेशन का सैटेलाइट, कार्टोसैट है यानी नक्शे बनाने का सैटेलाइट, कोई मिनरल से संबंधित मिनरल सेट है यानी मिनरल्स की स्टडी करने के हिसाब से पृथ्वी के ऊपर किस तरह से खेती बाड़ी है, कितनी फसल हुई, कितनी खेती की और कितने जंगल है, इन सबको नापने के लिए सैटेलाइट, जासूसी करने के लिए सैटेलाइट, सूचना यानी टीवी, रेडियो, मोबाइल, इन चलाने के लिए सब सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट है वो कई तरह से कई भागों में कई तरह के काम कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं भारत ने कुछ विशेष यान छोड़े जिनके नाम है मंगलयान और चंद्रयान। देखो मंगलयान है वो 2013 में छोड़ा। 13 में छोड़ने के बाद में वो 11 महीने में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस तरह से भारत है वो दुनिया का पहला देश है जो मंगल पे जाने की कोशिश एक बार में करता है और पहली बार में ही सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करके और मंगल की सतह का अध्ययन करता है। फिर है चंद्रयान। तो चंद्रयान 2 बार छोड़ चुके हैं। पहला चंद्रयान अपन ने अक्टूबर 2008 में छोड़ा था और वो 9 महीने बाद यानी अक्टूबर में 2008 में छोड़ते हैं और अगस्त 2009 में जाकर काम करना बंद कर देता है। इसके बाद में दूसरा चंद्रयान द्वितीय जो 2019 में छोड़ा और वो वर्तमान में भी काम कर रहा है। इस तरह से हमने 2 चंद्रयान छोड़े। अब चंद्रमा पे जाके और क्या करेंगे, चंद्रमा पे कौन सी गैसें हैं, कैसी गैसों का संगठन है, किस तरह से खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थों का अध्ययन करने के लिए मून मिनरल मिशन, इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं। तो चंद्रमा पे और जो भी गैसें हैं, अगर ऐसी गैसें मिल जाए जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सके तो चंद्रयान है वो अपने आप में बहुत ही सफल मिशन होगा। इसके अलावा 2015 के अंदर ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए हमने एक वेधशाला को छोड़ा जिसका नाम है एस्ट्रोसेट। एस्ट्रो का मतलब होता है खगोल और सेट का मतलब सैटेलाइट। इस तरह से 2015 में ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए हमने एक वेधशाला है वो भी अंतरिक्ष के अंदर छोड़ी है। इस तरह से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन कृत्रिम उपग्रह है इनका प्रक्षेपण है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा वहां से किया जाता है। भारत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वो हासिल कर चुका है। भारत से पहले अमेरिका है, रूस, जापान और यूरोपियन यूनियन, केवल इन चारों ने ही अंतरिक्ष के अंदर कुछ वेधशालाएं स्थापित की है। यानी भारत अंतरिक्ष में वेधशाला स्थापित करने वाला 5वां देश है। भारत से पहले 4 हो गए, अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपियन यूनियन।